I'll just finish it. Will you take a picture when he shakes my hand? I'll just wrap it up. Say thank you and wrap it up. Bilkul 1 minute only. Don't worry, I know how to do it. Hello, how are you? तो राहुल जी, आप बहुत सही समय में आए हैं। मैं सबको ये बता रही थी कि राहुल जी ने रिसेंटली एक डिबेट का इनविटेशन स्वीकार किया है, तो उस डिबेट के ऑब्वियसली हम सब जानते हैं, तो राहुल गांधी का इनविटेशन स्वीकार उन्होंने की, राहुल गांधी ने इनविटेशन स्वीकार किया। हाँ ठीक, तो अब कॉल गया है ओके तो राहुल जी का इनविटेशन, राहुल जी ने स्वीकार कर लिया इनविटेशन। मोदी जी को कॉल गया। एक सेकेंड बस, मुझे जाने दोगे तभी वो बोलेंगे, तो इस पहले इधर सुन लो। तो अरे हाँ ठीक है, राहुल गांधी जैसा हो। ओके रुको 1 मिनट, फिनिश करने दो तभी होगा। तो मोदी जी को हमने कॉल लगाया कि मोदी जी, राहुल गांधी जी ने आपका इनविटेशन स्वीकार कर लिया है, ठीक है, अब आप बताइए। मैं इनएक्ट करके बताती हूँ, ठीक है। हेलो, नमो सर, राहुल जी ने इनविटेशन स्वीकार कर लिया है डिबेट का, आपकी तरफ से क्या जवाब देना है? जी सर डिबेट है तो ऑडिटोरियम में होगी, वहां पे मोर कहां से आएगा? नहीं सर, मोर तो नहीं, सर कुत्ते भी नहीं हो पाएंगे। नो सर, नहीं सर, बाहर की मीडिया अलाउड नहीं होगी ना, ये इंडिपेंडेंट सिविल सोसाइटी की तरफ से गया है जी, एन राम जी की तरफ से गया है। हाँ नहीं सर, नाविका भी नहीं होगी, स्मिता प्रकाश भी नहीं होगी सर, सुधीर को तो शायद अंदर भी नहीं जाने देंगे। नहीं सर, रवीश कुमार तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप। सॉरी सर, अनफॉर्चुनेटली टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं होगा जी। हेलो, काट दिया लगता है। चलिए मैं भी चलती हूँ, आप राहुल जी को सुन लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू डॉक्टर मेडुसा। नमस्कार राहुल जी, नमस्कार साथियों, फिर से। दोबारा इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ खुद को। मेरा नाम जूरी है। आज मैं आप सबको राहुल जी के साथ जोड़ने आई हूँ। मैं आसाम राज्य से हूँ और मेरा टाउन का नाम हाफलॉन्ग है। मैं डिमासा कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ और मैंने DU से मास्टर्स किया है और आज हम सबके साथियों के साथ मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, तो आई एम वेरी थैंकफुल। आज हमारे सभा में अलग अलग राज्यों से युवा आए हैं और वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई UPSC, SSC, पुलिस, और उन्हीं के बीच हमारे साथ हमारे कुछ गिग वर्कर्स भी हैं उन साथी में, जो पहले प्रिपरेशन कर रहे थे पर कुछ चैलेंजेस आ गए, तो अभी वो हमें एज गिग वर्कर्स सर्व कर रहे हैं। एंड अभी आई वुड लाइक टू इनवाइट यू कि आप हमारे युवा को एड्रेस करें। थैंक यू। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है। आपने एक बात नोटिस की कि अगर आप युवाओं से पूछें तो इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। किसी भी युवा से पूछो, मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला और जो भी मुझसे मिल रहा था 35 साल से कम एज का, वो सब कह रहे थे कि
रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं है, कहीं भी नहीं मिलता, थक गए हैं ढूंढते वक्त। और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप चुनाव का प्रचार देखें तो रोजगार का उसमें कोई मेंशन ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन की कांग्रेस पार्टी बात कर रही है, हमने गारंटीज दी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात कर रहे हैं, मगर मीडिया में अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब क्रिएशन ये मुद्दा ही नहीं है। क्यों? आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है? ये गोदी मीडिया जो है ये किसके हाथ में है? तो हिंदुस्तान में ये जो हैं अदानी अंबानी, ये जो 3 4 5 10 बड़े हैं, आपको क्या लगता है इनको ये रोजगार दिलवाना चाहते हैं या नहीं? क्यों नहीं? हाँ, तो मॉडल मैं आपको बता देता हूं। मॉडल यह है कि प्रोडक्शन चाइना में हो, ठीक है? मतलब मोबाइल फोन, शर्ट, पैंट, ये सब चाइना में बने। फिर हिंदुस्तान के जो मोनोपोलिस्ट हैं वो चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचे। क्यों? क्योंकि कोई बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको चॉइस दी कि देखो ये बना रहे हैं, आपको इसका माल आप आसानी से हिंदुस्तान में बेचकर अपनी मोनोपोली बना सकते हो, या फिर अपने आप बनाओ। आप क्या चुनोगे? ऑटोमेटिकली आप कहोगे भैया बाहर से मिल रहा है, मुझे ठेका है, मैं उठा के बेच देता हूं। तो हिंदुस्तान में जो प्रोडक्शन कहा जाता है, जिसको मेक इन इंडिया कहा जाता है, मेड इन इंडिया कहा जाता है, उसको करने के लिए हमारे सबसे बड़े जो इंडस्ट्रीज वो चाहते ही नहीं है, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। और बिना प्रोडक्शन के हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। आप एक चीज नोटिस कीजिए, सबसे बड़ी 200 कंपनियां हैं, इसमें करोड़ों रुपए की सैलरी मिलती है। सीईओज होते हैं, करोड़ों रुपए की सैलरी लेते हैं। आपको क्या लगता है ये कितने, हिंदुस्तान के कितने परसेंट, ये जो टॉप मैनेजमेंट लोग हैं जो करोड़ों रुपए ले रहे हैं, हिंदुस्तान के कितने परसेंट है? एक भी नहीं है, आधा परसेंट, आधे से भी कम होंगे। और अगर आप इनका बैकग्राउंड देखें तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, इसमें आपको एक गरीब जनरल कास्ट का व्यक्ति नहीं मिलेगा, किसान का बेटा एक नहीं मिलेगा, मजदूर का बेटा एक नहीं मिलेगा, दलित एक नहीं मिलेगा, आदिवासी एक नहीं मिलेगा, पिछड़ा एक नहीं मिलेगा। एक छोटा सा 1% क्लब है जिसमें ये सब के सब यहीं से आते हैं, जॉब ले जाते हैं, फिर से आते हैं, जॉब ले जाते हैं, फिर से आते हैं, जॉब ले जाते हैं। और 90% जो हिंदुस्तान की आबादी है वो या तो एग्जाम लेकर थक जाती है या फिर जॉब ढूंढते थक जाती है। बट मीडिया में, नैरेटिव में ये कभी नहीं आता है। भारत जोड़ो यात्रा में मैं चल रहा था, छोटी बच्ची मेरे पास आई 14-15 साल की। मैंने उससे पूछा क्या करती हो? कहती है मैं आईएएस के लिए तैयारी कर रही हूं। तो मैंने कहा क्या तुम्हें लगता है तुम आईएएस में घुस जाओगी? कहती है हां। तो मैंने कहा ठीक है बताओ, हिंदुस्तान में साल में आईएएस ऑफिसर्स कितने आते हैं, कितने सिलेक्ट होते हैं? आप जानते हो? 300। जब मैंने उससे पूछा वो कहती है 16 लाख। तो आप सोचिए
ये लगता है कि रास्ता है और 300 लोगों के लिए यह हिंदुस्तान में रास्ता है, पर 99.9% लोगों के लिए रास्ता है ही नहीं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखो मैंने आईएएस की ट्राई की एंड आई वॉज नॉट गुड इनफ। दिस इज नॉट करेक्ट। इट इज नॉट दैट यू आर नॉट गुड इनफ, इट इज दैट द चांसेस ऑफ एनीबडी गेटिंग इनटू आईएएस आर ऑलमोस्ट जीरो, राइट? सो लोग एग्जाम ले रहे हैं, एग्जाम लेने की इंडस्ट्री बन रही है, आपकी जेब में से पैसा लिया जा रहा है, और रियलिटी ये है कि ये पूरा का पूरा जो ड्रामा चल रहा है ये 1-2% जॉब्स का ड्रामा चल रहा है, और 99% जो एवेन्यूज होने चाहिए वो बंद पड़े हुए हैं। अग्निवीर इज एन एग्जाम्पल। पब्लिक सेक्टर पूरा का पूरा बंद हो रहा है। सरकार में पहले परमानेंट नौकरी मिलती थी, अब ठेकेदारी प्रथा से मिलती है, तो कभी भी आपको मतलब निकाला जा सकता है। तो सिस्टम ऐसा बन गया है कि 20-25 कॉर्पोरेट्स, बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, वो कुछ प्रोड्यूस नहीं करते। आप मुझे बताइए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनीज क्या प्रोड्यूस करती हैं? आप मुझे बताइए अदानी बनाता क्या है? क्या बनाता है? कुछ नहीं बनाता। अदानी को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं। एयरपोर्ट सरकार बनाती है, एयरपोर्ट पब्लिक सेक्टर बनाता है, और फिर जब बन जाता है तो फिर फ्री गिफ्ट अदानी को दे दिया जाता है। अगर मैंने, आपका नाम क्या है? अगर मैंने जस्टिन को लखनऊ के एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा दिया और कहा लीजिए जस्टिन, ये हमने एयरपोर्ट तैयार किया है, ये सरकार ने बनाया है, ये तुम ले लो। जस्टिन उस एयरपोर्ट को बहुत आसानी से चला सकती है। एडवर्टाइजमेंट बनाएगी, कहेगी भैया एयरपोर्ट चलाना है, टॉप क्वालिटी के लोग आ जाएंगे, बना देगी। वही पोर्ट के साथ हुआ, वही एयरपोर्ट्स के साथ हो रहा है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ हो रहा है। तो इंडिया में नॉन प्रोडक्टिव ग्रोथ हो रही है, और इसमें सिचुएशन क्या है? वही 20-25 लोग, उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। मैं उदाहरण देता हूं। अमेठी में हमने पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट बनवाया। पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट में दिल्ली में किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर को उसका बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला, मगर जब मैं अमेठी के बिल्डिंग में वहां गया, पता लगा कि लोकल कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था। तो कॉन्ट्रैक्ट इसको मिला, इसने सीधा कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दिया, मतलब ये काम भी नहीं कर रहा है, बट पूरा का पूरा करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल रहा है। पॉलिटिकली वो कॉन्ट्रैक्ट ले जाता है और फिर वो कहता है भैया तुम इधर आओ, तुम करो। कॉन्ट्रैक्ट कोई और कर रहा है, मार्जिन ये ले रहा है। तो ये बेसिकली हमारी इकोनॉमी है। और इसमें अगर आप देखें तो जो भी अपॉर्चुनिटीज एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज और गरीब जनरल कास्ट की थी, उनको एक एक करके हटाया जा रहा है। तो ये एक्चुअल सिचुएशन है। और अगर आप जीएसटी को भी देखें, जीएसटी में जितना टैक्स गरीब किसान देता है उतना ही टैक्स अदानी देता है। अगर गरीब किसान ने यह शर्ट खरीदी 18% वो देगा, अगर वही शर्ट अदानी ने खरीदी वही 18% देगा। तो ये जो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो पब्लिक सेक्टर के बैंक लोन्स जा रहे हैं, ये पैसा कहां से आ रहा है? ओबीसी, दलित, एससी, गरीब जनरल कास्ट की जेब से आ रहा है, और सीधा पाइप होके
22-25 लोगों की जेब में जा रहा है और सिचुएशन खराब होती जा रही है क्योंकि इनके पास ज्यादा पैसा आता रहा है, ये इनकी मोनोपोली बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। ये बेसिक सिचुएशन है और इसको बदलने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका है जो हमने अपने मैनिफेस्टो में, ये जो हमारी 5 गारंटीज हैं, इससे हमारी कोशिश है कि हम गरीबों को डायरेक्टली कैश इंजेक्शन उनके बैंक अकाउंट में डालें, महिलाओं को, बेरोजगार युवाओं को, किसानों को। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका है कि हिंदुस्तान में प्रोडक्शन सचमुच में शुरू किया जाए, जो मेड इन चाइना है उसका मुकाबला मेड इन इंडिया से हो। तीसरा है कि ये जो मोनोपोलीज बनी हुई हैं, जो 22 लोग हैं जो सारा का सारा काम यही कर रहे हैं, इन मोनोपोलीज को वीकन किया जाए। ये 3 रास्ते हैं जिससे हम आपके लिए दरवाजे खोल सकते हैं। अब आपके कमेंट्स हो, आपके सवाल हो, आप पूछिए। थैंक यू राहुल जी। तो अब हम हमारे युवा के सवाल लेंगे और ये प्रोसेस मुझे अभी भी समझाया गया। तो हमने सबसे फॉर्म भरवाए थे, उनके क्वेश्चंस लिए थे और वहाँ से हम कुछ ही सिलेक्ट कर पाए हैं क्योंकि बहुत रेपिटेटिव भी थे, कुछ सेम थे। तो जो एड्रेस नहीं हो पाएंगे वो उनका आंसर राहुल जी आपको खुद लेटर में भिजवा दिया जाएगा, वो आपको भेज दिया जाएगा। एंड ये अभी मैं नाम बोलूँगी तो आप यहाँ खुद को एक बार इंट्रोड्यूस कर दीजिए, फिर अपना सवाल बोलिएगा एंड देन फॉलोइंग अप नेक्स्ट नाम मैं लूँगी, तो आप रेडी रहिएगा। ये पहला नाम दीपक कनौजिया। सबसे पहले मैं राहुल सर को अपना नमस्कार करता हूं। गुड इवनिंग राहुल सर। मेरा नाम दीपक कनौजिया है और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पीजी किया। वर्तमान समय में मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा हूं राजनीति विज्ञान विभाग में। दोस्तों, 2014 में जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन करने गया तो मैं वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू किया। एसएससी की कोचिंग करता था। बीए सेकेंड ईयर में मैंने लेखपाल का इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में मेरा चयन नहीं हो पाया। तो 2016 के बाद जो 2017 में जब चुनाव आता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं क्षेत्र में और योगी जी भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी, और दोनों लोग ये वादा करते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम जो है इंटरव्यू हटा देंगे ग्रुप सी और डी की नौकरियों से, ताकि जो इंटरव्यू में खेल होता है वो खेल नहीं हो पाएगा। तो इस सरकार ने इंटरव्यू तो हटा दिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वैकेंसी ही नहीं आई ग्रुप सी और डी की। तो इंटरव्यू हटाने का क्या फ़ायदा मिला? तो और उसके बाद से लेखपाल की 2016 के बाद से एक वैकेंसी आई भी तो अभी तक माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो लंबित है। और दूसरी बात कि जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैं 2014 में प्रवेश लिया तो मैं एससी कम्युनिटी से हूँ और मैं जनरल में क्वालिफाई करके प्रवेश लिया। उसके बावजूद भी मुझे हॉस्टल नहीं मिल पाया। और जनरल कम्युनिटी के भी लड़के जिनका अप्रोच था, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग हॉस्टल मुझसे कम नंबर पाने के बाद भी हॉस्टल उनको मिल गया, हमें हॉस्टल नहीं मिल पाया। मैं कैसे भी सर्वाइव किया। मेरी मम्मी शिक्षा मित्र थी, 3500 रुपये महीना पाती थी। मेरी 4 बहनें हैं, वो भी पढ़ती थी। मतलब कैसे भी करके मेरा हॉस्टल से, सर मैं ज़्यादा तो लेट नहीं कर रहा हूँ ना, ज़्यादा देर तक रिलैक्स करो भैया। ओके। तो
मैं कैसे भी करके अफोर्ड किया, ग्रेजुएशन किया। फिर एसएससी के जो एग्ज़ाम हो रहे थे उसमें 2017 में पेपर लीक हुआ एसएससी सीजीएल का, और उसमें खुराना उस समय अध्यक्ष थे एसएससी के, और इसके बाद वैकेंसी आना लेट हो गया एसएससी का। और तो मैंने निर्णय लिया कि मैं अब पीजी कर लूँ, एसएससी की प्रिपरेशन से मैं हट गया। मैं पीजी कर लिया, नेट क्वालिफाई कर लिया, 3 बार मैं नेट क्वालिफाई हूँ। उसके बाद मैंने बीएड किया गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, और बीएड करने के बाद मैं सीटेट कर लिया, टेट निकाल लिया, और 82 नंबर चाहिए एससी के लिए, मेरा 100+ है सीटेट में। तो उसके बाद भी 5 सालों से कोई वैकेंसी नहीं आई, और मैं अब तक बेरोजगार हूँ। पीएचडी कर रहा हूँ, उम्मीद है, लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही है, तो थोड़ा डर लग रहा है कि इतना संघर्ष के बाद इतना आगे बढ़े और कुछ हो नहीं रहा। मेरी बहन है, मुझसे छोटी है, 3 साल मुझसे छोटी है। बिहार का जब फॉर्म आया, बीएड करने के बाद वो एमएड की, बिहार का जब फॉर्म आया तो मैंने तेजस्वी जी के नेतृत्व में, तो मैंने वो फॉर्म उससे भरवाया। बोली भैया आप भी भर दो। बोला नहीं, मैं नहीं भरूंगा, क्योंकि 2 साल पहले मैं पीजीटी का फॉर्म यूपी में भरा हूँ, 6 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा, तुम इसको भर लो और साल 1.5 साल में ये भी क्लियर हो जाएगा। तो मैं पीजीटी का फॉर्म नहीं भरा। मेरे पास डिग्री होते हुए, सब कुछ होते हुए, बिहार में एक कह लीजिए, मुझे लगा कि यूपी में मुझे मेरा एग्ज़ाम ही हो जाएगा। तब तक एग्ज़ाम जो है अब तक नहीं हुआ है पीजीटी का यूपी में। 2.5 साल पहले मैं फॉर्म भरा था। असिस्टेंट प्रोफेसर वाला भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, एडवर्टाइजमेंट 51 का जो 2 साल पहले फॉर्म भरा गया। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार शिक्षा सेवा चयन आयोग बना रही है, और कि शिक्षा सेवा चयन आयोग बना रही है कि हम वैकेंसी को बहुत नियमित कर देंगे, बहुत सही समय से कर देंगे। 2 साल से शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है। अब बिहार सरकार ने 6 महीने के अंदर तेजस्वी जी के नेतृत्व में, जिनकी पार्टी इंडिया अलायंस में माननीय राहुल जी के साथ है, उनकी सरकार ने 6 महीने में 2 वैकेंसी करा दिया और 2,10,000 नौकरी दे के दिखा दिया। और उसी में मेरी बहन क्वालिफाई हुई, और सीवान जिले में, मैं बलिया का हूँ तो सीवान बगल में लगता है, वहाँ से वो मेरी सिस्टर जो है इस समय टीचर है, पीजीटी में टीचर है। सर आपने कितना पैसा खर्च किया इसमें, ये पूरे प्रोसेस में, शुरुआत से अंत तक? शुरुआत से अंत तक सर जितना पैसा था मम्मी पापा के पास, कितने रुपए होगा? मतलब रुपया नहीं था, कुछ इस तरह से पर महीने जो कमा रहे हैं खर्च कर रहे हैं, मतलब जो इनकम है। तो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा आज तक, जितना आपने मतलब इस प्रोसेस में एग्जाम लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए कितना पैसा खर्च किया? मुझे लग रहा है कि सर मेरे 8-10 लाख तो हो ही गया होगा सर, मतलब नियर 8-10 लाख तो हो ही गया होगा, क्योंकि ज्यादा हो गया। और कोई रिजल्ट नहीं आया, मतलब 8 लाख रुपए चले गए आपके, पर रिजल्ट कोई नहीं आया जी। और सर दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2014 में जब एडमिशन में लिया, उस समय बीए में एडमिशन के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 1,000 रुपये फीस थी, और हॉस्टल की फीस 7,500 थी। और उसके बाद से 2017 में फीस वृद्धि हो गई और 21,000 फीस कर दी गई 7,000 से। अब सोचिए सर, जो हाशिए पे है, जो गरीब है, जो कमज़ोर है, वो 7,000 से 21,000 कैसे एफर्ट कर पाएगा? तो ये किसको धक्का है? सबसे ज़्यादा धक्का ये एससी को है, ओबीसी को है, और जनरल वर्ग में जो गरीब हैं उनको धक्का है, वो आ नहीं पाएंगे। और ये जानबूझ के चाह रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में वो न आ पाए। और आपकी सरकार थी तो ये लोग बड़े पैमाने पर धीरे धीरे आना शुरू कर दिए थे, उगना शुरू कर दिए थे, और ये अब क्या है, सब दब गए हैं, दब रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है इस समय कि इंडिया अलायंस जीते। और सर एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरा कोर्स वर्क चल रहा है, वहाँ 1-1 दिन अटेंडेंस लगता है। यहाँ आने का मतलब मेरा मन था, लेकिन मैं सोच रहा था मैं राहुल जी से मिल नहीं पाऊँगा, या दूर ही से देखूँगा तो मतलब मिल पाऊँगा कि नहीं, ये था सर। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपनी बात रख पा रहा हूँ, और मेरा नाम सबसे पहले बोला गया। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। और थैंक यू। हाँ, थैंक यू ब्रदर, नाइस टू मीट यू। बहुत अच्छा लगा। ले लेंगे, बाद में ले लेंगे। एक रिक्वेस्ट थी, अभी से जो साथी आए 1 मिनट के अंदर आपका खुद का परिचय और प्रश्न रख के आगे बढ़े तो हमें हेल्प मिलेगी। एंड नेक्स्ट है उमेश, उनके बाद नेहा, आप रेडी रहिएगा। नमस्कार, कैसे?
हेलो, हाय, मेरा नाम उमेश कुमार यादव है। मैं पूर्वांचल से आया हूँ, शोध छात्र हूँ मैं भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, और मैं बात करने आया हूँ गन्ना किसानों पे। मेरे पिताजी एक किसान हैं और गन्ना खेती मेरे यहाँ होती थी। पूर्वांचल के लगभग परिवारों में, किसान परिवारों में देखेंगे तो गन्ना एक नकदी फसल थी जिससे लोगों को तुरंत तत्काल पैसा मिल जाता था। और सोचिए कि लगभग पिछली सरकार ही, इसी सरकार की दोस्त मैं नहीं दे रहा हूं, बसपा से देखेंगे, सपा से देखेंगे और आज भाजपा लगातार गन्ना मिलों को बंद की, जिससे हम जैसे परिवार के किसानों की आय एकदम खत्म हो गई। अभी 4 मिलें इस सरकार ने 2024 में बंद किया। 77,000 कुछ करोड़ मेरे जिले आजमगढ़ जिले में किसान का भुगतान अभी भी बकाया है। तो मैं एक स्टोरी बताता हूं कि कैसे मेरा ग्रोथ, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय पहुंचा, इलाहाबाद पहुंचा, कैसे मेरे भाई लोग पढ़े। तो मेरे पिताजी किसान थे, गन्ना की खेती करते थे और उसी गन्ना मिल रत्ना शुगर मिल साहेगंज में कलर की नौकरी करते थे। 13 में वो गन्ना मिल बंद कर दिया गया, जबरदस्ती मेरे पिताजी को रिटायर कर दिया गया। आज 800 रुपए मात्र उनको पेंशन मिलती है, मतलब प्रतिदिन का 26 रुपए बात इनकम है। तब भी मेरे पिता ने हौसला नहीं हारा और यहां तक लोगों को पढ़ाया लिखाया और ले गए, पीएचडी तक कराए। पीएचडी मैं कर रहा हूं। 3 बार मैंने हायर का इंटरव्यू दिया, 3 बार हायर की परीक्षा मैंने क्वालिफाई किया और इंटरव्यू दिया, और तीनों बार वो परीक्षाओं का पेपर लीक हो गया। पहली बार 47 की वैकेंसी में मैंने मेहनत किया, कुछ दोस्तों से पैसा जुटाया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में सरकार के खिलाफ रीट भी दायर किया, लेकिन अभी तक उसका कोई फैसला नहीं आया। दोबारा भी परीक्षाएं कराई गई, वो भी पेपर लीक हुआ। तो सोचिए कि मैं वहां से यहां तक की स्थिति में पहुंचा हूं। अब ये स्थिति आई कि मैं 34 साल की उम्र का हो गया हूं, एक मेरा छोटा बेटा भी है। सोचिए कि उसका दादा भी बेरोजगार और उसका बाप भी बेरोजगार। तो समस्या है कि मैं अब घर की तरफ जाऊंगा तो बेरोजगारी की हालत में, दूर तो जाके कहीं बंबई लुधियाना मजदूरी इसलिए नहीं कर सकता कि मेरे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, मेरी जरूरत है उनको। तो मैं राहुल जी आपसे यही चाहता हूं कि आप उन गन्ना किसानों के लिए और राइट टू रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे हम लोगों के लिए? तो हमारी ये गारंटी है चुनाव में, बड़ी इंटरेस्टिंग गारंटी है, जिसमें जो हमने अधिकार दिया ना मनरेगा का, रोजगार का अधिकार, वैसा ही हम एक अधिकार ग्रेजुएट्स को देना चाहते हैं। कॉलेज ग्रेजुएट्स, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स। और बड़ा सिंपल मॉडल है, जो भी ग्रेजुएट ये अधिकार चाहता है ये सरकार से मांगेगा, और अधिकार 1 साल की अप्रेंटिसशिप का अधिकार है। उसमें क्या होगा, 1 साल की नौकरी आपको मिलेगी प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ऑफिसेज में 1 साल की नौकरी होगी। उसमें बेहतरीन ट्रेनिंग आपको मिलेगी और 1 साल में आपको 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में मिलेगा, 8,500 रुपए महीने के आपको मिलेंगे। और ये एक प्रकार से जॉब मार्केट में एंट्री करने का तरीका है कि आपकी पहली नौकरी पक्की होनी चाहिए। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, मैनिफेस्टो में हमने ये इंक्लूड किया है। तो ग्रेजुएट्स के लिए, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 1 साल की नौकरी की गारंटी का अधिकार ये हमने दिया है। नेहा प्लीज आ जाए। नमस्कार। रोशन इसके बाद रेडी रहिएगा। नमस्ते सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नेहा है। मैं अमेज़ोन में काम करती हूँ पार्ट टाइम। तो जो जितने मेरा ये मानना है कि हम गिग वर्कर्स के लिए जो उनकी जो वो लोग काम करते हैं, अमेज़ोन, मंत्रा, ब्लिंकिट, सैडोफिक्स, स्विगी, जोमेटो, जो ये सभी वर्कर्स हैं,
तो जो ये लोग अपना टाइम देते हैं 8 से 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम करते हैं ये लोग, जो इनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है इनके लिए, हैं। और सोशल सिक्योरिटी ना होने की, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, अगर इनका एक्सीडेंट हो जाता है तो इनके लिए कोई कंपनसेशन नहीं है, और इनका कोई पंजीकरण नहीं है, कि सिर्फ एक फ़ोन है जिसमें एक ऐप है। अगर कभी कुछ उनके साथ होता है तो क्या वो फ़ोन हेल्प करेगा उनकी? नहीं, क्योंकि उनका कोई भी पहचान नहीं है ना। तो मैं चाहती हूँ उनकी पहचान हो। और उसमें एक अमेज़ोन में एक ये भी है कि मैं अमेज़ोन वेयर हाउस में पार्ट टाइम काम करती हूँ, उसमें भी स्लॉट बुक करके काम करने जाना होता है। हाँ, तो मैं हरियाणा से आई। आपको वेयर हाउस में टाइमिंग बुक करनी पड़ती है? हाँ, वेयर हाउस में मुझे अगर कल जाना है तो आज स्लॉट बुक करूंगी कल के लिए, उसका टाइम है 4 बजे, 4 से 10 मिनट के बीच में स्लॉट बुक हो जाना चाहिए, अदरवाइज हम फिर उसके बाद स्लॉट बुक नहीं करेंगे, हम वेटिंग लिस्ट में ही रहेंगे। और वेयर हाउस में क्या काम करती हो? वेयर हाउस में मैं पहले पैकिंग करती थी। जब मैंने रिज्वाइन किया तो मैं स्टोर में हूँ, जिसमें मुझे 15 से 20 किलोमीटर चलना पड़ता है। एक कार्ट होती है जिसमें सामान लगा होता है, मैं उसको लेकर चलती हूँ। फ्लोर भी है, 1st, 2nd, 3rd, 4th फ्लोर भी है जिसमें मुझे लेके जाना होता है, और मैं उसमें 10 घंटे काम करती हूँ। और ये है गुड़गांव, हरियाणा, मानेसर में है ये वेयर हाउस, अमेज़न डेल 4 में है, ठीक है। और तो उसमें मैं 10 घंटे काम करती हूँ। बैठने नहीं दिया जाता वहाँ पे, कोई सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है वहाँ। अगर बैठ भी जाते तो हमें फीडबैक दिया जाता है, और अगर हम थोड़ी देर के लिए वॉशरूम चले गए और उसमें हमारा आइडल टाइम पे जो आइडल टाइम आता है उसका भी फीडबैक मिलता है हमें। और जो हमारा ब्रेक टाइम होता है, तो जो हमारे 10 घंटे जो हम काम करते हैं उसमें दो ब्रेक होते हैं हमारे। तो जो 30 मिनट का ब्रेक, एफसी इतनी बड़ी होती है कंपनी, जो फुलफिलमेंट सेंटर बोलते हैं उसको, वो इतनी बड़ी होती है कि हमारे जो 30 मिनट में से 15 मिनट तो हमें आने जाने में ही चला जाता है, बचता हमारे पास 10 मिनट है, क्योंकि हमें पहले आकर के हमें एक फास्ट स्टार्ट और स्ट्रॉन्ग फिनिश करना बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। और हमें पूरे दिन में 6 बार कार्ड पंच करना होता है, अगर वो कार्ड पंच नहीं करेंगे तो हमें उसका इंसेंटिव नहीं मिलेगा। और उसके बाद में कभी अपनी मर्जी से बिना नोटिस के हमें निकाल देगी, हमसे नहीं पूछेगी। जब कंपनी हमें हमारी हायरिंग करती है तब वो हमारा पूरा प्रोसेस जानती है। क्या हमारा हक नहीं, जब हमें निकाले तो हमें भी बता करके निकाले कि हमने क्या गलती की है। तो मैं चाहती हूँ, हाँ, बॉन्डेड लेबर है, हाँ, 21वीं सदी के बॉन्डेड लेबर जी। और इसमें लड़कियां जो है ना, सिर्फ 26 साल से कम उम्र की लड़कियां, 18 से 26 साल, जिसमें यंग है, जितना मर्जी काम कराओ करेंगी, ये मना नहीं करेंगी। अगर ज़्यादा बोला अपने लिए तो हायर एंड फायर निकाल देगी वो बिना वजह, कोई नोटिस नहीं देगी हमको, ठीक है। और उसके बाद अगर अब किसी वर्कर को 2-3 साल हो गए काम करते हुए, अब उसके घर में शादी है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, और उसने छुट्टी के लिए बोला तो बोलेगी नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम चले जाओ, दोबारा ज्वाइन कर लेना। अगर उस वर्कर को 1 साल हो गया काम करते हुए किसी को, तो वो क्या करती है, अगर ओबीबी आउटबाउंड में काम करता है तो उसको आईवी में भेज देंगे दोबारा ज्वाइनिंग करने के लिए, कि उसको परमानेंट ना कर पाए वो। इस तरीके से वहाँ पे हमारे परमानेंट कोई नहीं है। परमानेंट के लिए वो सिर्फ क्या करती है, इधर से उधर ट्रांसफर कर, इधर डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देती है। 240 जैसे आपको सेवरेंस होती है तो कितने महीने की वार्निंग देते हैं? कोई महीने कोई वार्निंग नहीं देते, एक ही दिन में हमें बाहर कर देती है। और हमें जो जैसे हमें ना एक टारगेट होता है हमारा, मैं 1 घंटे में 150 आइटम स्टोर करती हूँ, एक शॉप लाइन होती, तो 250 गलियां हैं जिसको आइल्स बोलते हैं, जिसमें मुझे चलना पड़ता है और उसमें सामान लगाना होता है मुझे, उसका भी 1 मिनट में मुझे 3 आइटम स्टोर करने होते हैं। अगर नहीं करूंगी तो उसका भी मुझे फीडबैक मिलेगा, मेरे पास मैसेज आएगा, मैडम इम्प्रूवमेंट करो, आप काम नहीं कर रहे हो सही से, छोड़ दो, नहीं तो इतना मजबूर कर देंगे रिजाइन लिखने पे कि वो वर्कर परेशान होकर रिजाइन कर देगा। ये आइटम्स कितने बड़े होते हैं? ये आइटम्स अनलिमिटेड, मतलब छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं।
हाँ, तो उसके हिसाब से वो टारगेट उन्होंने रखा है। ज़्यादा बड़े आइटम है तो 60 करने होंगे, छोटे आइटम में तो 150, मल्टी का हो गया तो 250, 400 भी होगा। और वो हम पे प्रेशर डालेंगे, तुम्हें 1 घंटे में करना है तो करना ही है, करना है तो करो, नहीं तो जाओ। इस तरीके से वो हम पे प्रेशर बनाते हैं। अब हम 20, 21, 22 की एज की लड़कियां हैं वहाँ पर, अब वो पढ़ाई कर रही हैं, अपने पेरेंट्स को, मतलब अपने घर वालों को छोड़कर आई हैं, और अपने घर भी नहीं बताती, वो लोडिंग अनलोडिंग भी करती है लड़कियां वहाँ पे, गाड़ी खाली भी करती है, उसको भरती भी है, सामान भी लगाती है, पर वो अपने घर पे नहीं बताती कि हम लोग वहाँ पे ये काम करते हैं। हमारा जो राजस्थान का गिग वर्कर्स का कानून था, उसके बारे में आपने सुना है? हाँ, मैं जब वो कानून के बारे में जब वहाँ पर आए थे तो मैं वहीं पे ही थी, तो मेरे को इसके बारे में पता है कि गिग वर्कर्स कानून बना था, उसमें सोशल सिक्योरिटी वगैरह को लेकर के, हाँ, गिग वर्कर्स के लिए कानून। तो उसमें आइडिया था कि आपका जो काम होता है, गिग वर्कर्स का काम होता है, वो ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन बेसिस होता है। तो हमारी थिंकिंग थी कि हर ट्रांजैक्शन का एक परसेंटेज कंपनी आपकी सोशल सिक्योरिटी के लिए, आपके पेंशन के लिए डाले, और वो आपके साथ परमानेंट चले। तो मान लो आपने आज Amazon के साथ काम किया, तो जो भी आपने वहां पे ट्रांजैक्शंस किए, उसका पैसा आपके अकाउंट में जाए, और फिर मान लो आपने Amazon से आप किसी और कंपनी में चले गई, तो उस कंपनी में भी जो आपका पैसा ओरिजिनली Amazon का था, वो ट्रांसफर हो जाएगा और वो आपके साथ चलेगा जब तक आप रिटायर करेंगी। हाँ। तो ये राजस्थान का कानून था, बहुत अच्छा रेवोल्यूशनरी कानून है। तो मैं भी चाहती हूँ कि जब आपकी सरकार आए तो हमारे लिए कुछ नेशनल लेवल पे ऐसा कानून बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो आइडिया है कि हम बिना कोई सोशल सिक्योरिटी के लोगों से काम ले सकें, और जब भी हम इनको निकालना चाहें, एक दिन में हम इनको निकाल दें, ये एक्चुअली प्रोडक्टिव ही नहीं है, इससे फायदा नहीं होता है। नहीं। ठीक है, वेरी गुड, तो थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। गौरव यादव, आप उसके बाद ईश्वर, आप रेडी रहिए। कैसे हो? हेलो सर, आप सभी को नमस्कार। मैं गौरव यादव, गाजियाबाद में रहता हूँ। मैं एक बीटेक ग्रेजुएट हूँ। 2021 में मैंने बीटेक करी थी। सर, उत्तर प्रदेश में बीटेक ग्रेजुएट के लिए कोई भी वैल्यू नहीं है, ना कोई वैकेंसी आ रही है। जिसमें वैकेंसी आती है तो करीबन 4 साल में 250 से 300 वैकेंसी आती है, 4 साल में एक बार, जो कि असिस्टेंट इंजीनियर की। अगर जो नहीं जैसे कि जो आती है वो जैसे जूनियर इंजीनियर है। उत्तर प्रदेश में भी फिलहाल 4016 वैकेंसी आई हैं, लेकिन उसमें बीटेक वाला फॉर्म नहीं भर सकता है। वैकेंसी या तो आती नहीं है, अगर आती है तो बीटेक वाला फॉर्म नहीं भर सकता उसमें सर। और अगर मैं आपसे प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, मेरे पिताजी ने 15 लाख रुपए देकर मेरे से बीटेक करवाई, लेकिन एंड में जब मैं जाता हूं, प्लेसमेंट मेरी होती है या तो होती नहीं है। अगर मैं ऑफ कैंपस करता हूं तो उसमें 15,000 रुपये मुझे मिलते हैं। इसमें खुद तो खैर, घर वाले को तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। और सर, मैंने गेट क्वालिफाइड भी हूँ, मैंने गेट क्वालिफाइड हूँ, जो गेट से हम PSU सेक्टर में जाते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट में अदर, और उसमें देखते हैं उसमें भी कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सर, बीटेक ग्रेजुएट्स के लिए कुछ निकालिए, क्योंकि हर साल 10 लाख बीटेक ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। तो अभी आपका क्या प्लान है? सर, मेरा प्लान तो यही है कि फ़िलहाल इंजीनियरिंग सर्विसेज में मुझे जॉब करनी है, और उसके लिए मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, वैकेंसी का वेट कर रहा हूँ, वैकेंसी आए। और प्राइवेट सेक्टर में तो मैंने आपको बता ही दिया है। और कितना पैसा लगा आपका ये पूरी प्रोसेस में? पूरे प्रोसेस में मेरे पिताजी ने 15 से 16 लाख रुपए लगाया है, और अभी बीटेक के बाद करीबन 4 से 5 लाख रुपए और एक्स्ट्रा लगा दिया। और क्या करते हैं पापा? मेरे पिताजी एज अ फार्मर हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, 4th क्लास की जॉब से है, वायरमैन। कहाँ पे? ये दिल्ली सचिवालय में थे। ठीक है। हाँ, और सर, मेरा एक मैसेज है आपको कि जैसे कि आपने मणिपुर से महाराष्ट्र और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर
आपने एक शुभ संकल्प से आपने न्याय यात्रा निकाली, जिसमें आपने संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत में पिरोने का काम किया, जिससे क्या है कि आपने जो भी मोहब्बत की दुकान आपने खोली, जो हमारा ओरिजिनल कल्चर है, जो हमारी सभ्यता है सर, आपने उसको रीजनरेट किया है। सर, जब आप प्रधानमंत्री की पद पे शपथ लेंगे ना, उस दिन ये समस्त युवा समाज सिविलाइजेशन डे मतलब कि हमारी जो सभ्यता दिवस मनाएगा। आपने भाईचारे को एक कर दिया। सबसे बड़ा प्रेमी है हमारे कल्चर में। सरदार उधम सिंह ने जब उन्होंने अपना मतलब गुनाह कबूल किया था जनरल डायर को मारने के बाद, तो उन्होंने किसी ग्रंथ पे हाथ नहीं रखा था। उन्होंने जो हाथ रखा था वो हीर रांझा, जो कि एक प्रेम का प्रतीक है, उसने उसमें हाथ रखा था और कहा था कि मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं। सर, आपने मेरे देश में प्रेम लेके आए हैं, एकता लेके आए हैं, सम्मान लेके आए हैं। आज हम भाईचारे में हिंदू मुस्लिम और समस्त SC OBC अदर कास्ट में भी हम आराम से एक दूसरे के टिफिन में हम खा सकते हैं। वो भी सर आपकी वजह से है, आपकी मोहब्बत की दुकान की वजह से। थैंक यू सो मच सर। ईश्वर, आप आ जाइए। नमस्कार, कैसे हो? मेरा नाम ईश्वर है, मैं राजस्थान से हूँ, ग्रामीण इलाके से आता हूँ। मेरा पढ़ाई 10वीं तक हुआ, उसके बाद आर्थिक स्थिति और अवसर की समझ नहीं होने की वजह से छोड़ दी। फिर उसके बाद अलग अलग काम करने लग गया। मैं गुजरात कुएं खोदने गया, ईंट भट्टों पे गया, टेंट हाउस के कुछ काम किए, जैसे भी मशीन पे गया, खानों में गया, तो भटकता रहा इधर उधर, समझ में नहीं आया ये काम ठीक नहीं, ये काम ठीक नहीं है। फिर चांद से एक संगठन के साथ जुड़ा जहाँ मेरी राजनीतिक समझ बनी। स्कूल से उस तरीके से शिक्षा थी नहीं, लिखना भी और पढ़ना भी ठीक से 10वीं तक नहीं आता था। तो मैं मेरी कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ मेरे जैसे लाखों और करोड़ों युवा हैं जो आज उनको समझ भी नहीं आ रहा सर कि वो कहाँ जाए, कौन सा काम करे। तो वो उनको ये समझ में नहीं आने की वजह से उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। आज उनके हाथ में पत्थर है, डंडे हैं, झंडे हैं नफरत के। वो इसी कारण है क्योंकि वहाँ का ढांचा ऐसा बना दिया है कि ना तो अवसर का किसी को समझ में आता है क्या अवसर होने चाहिए। मेरा खुद का व्यक्तिगत जो था संगीत में और थिएटर में था, जो मुझे कभी समझ में नहीं आया क्योंकि अवसर ही नहीं है, कोई कहना ही नहीं चाहता है। तो मेरा बस छोटा सा ही पॉइंट था कि उन युवाओं के लिए जो आज उस नफरत की आग में जल रहे हैं या जा रहे हैं भीड़ में, उन युवाओं के लिए आप क्या अवसर देखते हैं कि आगे लंबे समय के बाद वो युवा कैसे उस भीड़ से निकलकर अपना भविष्य बनाए? तो जो मैंने पहले बोला था ना, प्रोडक्शन की बात की थी। जो अगर आप हिंदुस्तान को देखें, हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ हम बनाते हैं, बट उस इंडस्ट्री को, लोकल इंडस्ट्री को ना फाइनेंस मिलता है, ना सपोर्ट मिलता है। वो इंडस्ट्री बिल्कुल दबी रहती है। और मतलब चाहे आप मुरादाबाद की बात करें, बेल्लारी की बात करें, अलग अलग इंडस्ट्री। बेल्लारी में जीन्स की इंडस्ट्री है, मतलब वहां पे 4-5 लाख लोगों को रोजगार मिलता था, सारी की सारी बंद पड़ी। आज वहां पे 50,000 लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी कोई ना कोई स्किल है, कोई ना कोई प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, उसको एक बार फिर चालू करना पड़ेगा। और चालू करने का तरीका है कि जो बैंकिंग सिस्टम है, जो आज अदानी अंबानी ने कैप्चर कर रखा है, उनका 16 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने कर्जा माफ किया है। तो वो बैंकिंग सिस्टम एक्सेस इन लोगों को देना है, उस बैंकिंग सिस्टम का एक्सेस इन लोगों को देना है कि मुरादाबाद में जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं, बेल्लारी में स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं, पूना में हैं, इधर उधर पूरे देश में हैं, उनको बैंकिंग सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट और प्रोडक्शन करने के इंसेंटिव्स देने जाएं। तो वो एक स्ट्रैटेजी है। दूसरी स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको कहा, रोजगार, पहली नौकरी पक्की, रोजगार का अधिकार, करोड़ों युवाओं को पहली जॉब, तो ये काम किया जा सकता है। बट देखिए, रियलिटी है कि जो आज की सरकार है वो इस काम को करना नहीं चाहती है। अगर आपने
किसान को ठीक तरीके से सपोर्ट किया, जो आपने अभी शुगर केन की बात की, अगर आपने किसान को ठीक तरीके से सपोर्ट किया, अगर आपने फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स उसके पास लगाए, अगर आपने फूड चेन बनाई, अगर कोल्ड चेन बनाई, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है। मगर इन चीजों में सरकार पड़ती नहीं है। सरकार को सिर्फ ये चाहिए, इस सरकार को सिर्फ यही चाहिए भैया अदानी को कौन सा एयरपोर्ट पकड़ाया जाए, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, कहां मतलब इसको फायदा पहुंचाया जाए। तो ये सरकार को 2-3 लोगों को मदद करने से लाखों लोगों को, छोटे छोटे बिजनेस वालों को मदद करने की जरूरत है, तब जो आप कह रहे हो सकता है। दूसरा ये भी है कि सर शिक्षा प्रणाली जो हमारी जो सिस्टम बना हुआ है, लेकिन वो ठीक से काम नहीं करता। मैं बताऊं, हमारे इलाके में हमें समझ में नहीं आता कि कोई अभी तक नौकरी लगा ही नहीं। हालांकि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन वो समझ पैदा ही नहीं होती है कि या तो हमारी नस्ल खराब है या खून में कोई कमी है। नहीं, वो सिस्टम बना हुआ ठीक से काम नहीं करता, इसलिए वो समझ से बच्चे आगे जा ही नहीं पाते हैं। मैं आज यहाँ पहुंचा, बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ, यहाँ पहुंचना वो ऐसा होता ही नहीं है। तो उनके लिए जो एक्चुअली आपको जिंदगी में जो चीजें आपके यूज की होंगी वो आपको एजुकेशन सिस्टम कभी बताएगा नहीं। ये हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम की खासियत है कि जो फंडामेंटल चीजें हैं जिससे आप आगे बढ़ सकते हो, हमारा एजुकेशन सिस्टम उन बातों में जाएगा ही नहीं। तो आप सही कह रहे हो, ये एजुकेशन सिस्टम को भी बिल्कुल रिवैम्प करने की जरूरत है। ये जो हमारा जो सिस्टम है पूरा मेमोरी बेस्ड सिस्टम है, कॉन्सेप्चुअल सिस्टम नहीं है, रट्टा लगाओ ये सिस्टम है, इससे मतलब देश को काफी नुकसान होता है। तो इसको भी आप सही कह रहे हो, इसको बदलना है और नई तरीके से समझ में आएगा। बिल्कुल। थैंक यू। एक सेकंड, वो फोटो ले रहा है। सुनील पॉल, सुनील पॉल आ जाइए। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुनील पाल। कहाँ के हो? मैं सुनील पाल उत्तर प्रदेश बलिया से हूँ। मैं ओबीसी के पाल कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और उत्तर प्रदेश में हमारे समुदाय के लगभग जनसंख्या 1.5 से 2 करोड़ है और हम देखते हैं कि ऑफिस या किसी यूनिवर्सिटी में हमारे रिप्रेजेंटेशन 1% नहीं है। मतलब 2-4 प्रोफेसर्स या अधिकारी नहीं मिलते हैं। तो हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि हम ओबीसी कम्युनिटी के। जी सर। तो सर हम ये चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन मिले और कास्ट सेंसस हो कि कितना हमारा रिप्रेजेंटेशन है और इनको आगे बढ़ाया जाए हमारे कास्ट को। आपको मालूम है, पता नहीं मालूम है या नहीं, आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में ओबीसी वर्ग को, दलित वर्ग को जमीन का अधिकार नहीं होता था। आपको मालूम है जी कि आप जमीन नहीं ओन कर सकते थे। हजारों साल के लिए आपको ना शिक्षा मिल सकती थी, आप जमीन के ओनर नहीं हो सकते थे, आपको कोई एसेट नहीं मिल सकता था। आपको मालूम है? जी सर। हजारों सालों के लिए। और ये जो है, ये इसने आपको जमीन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, नौकरी, रोजगार, ये सब दिलवाया। ठीक है। मगर मैं आजकल हर मीटिंग में रिपीट कर रहा हूं कि ओबीसी की भागीदारी 50% है। हिंदुस्तान में 50% ओबीसी हैं, 15% दलित हैं, 8% आदिवासी हैं। जितनी आपकी भागीदारी होनी चाहिए उतनी आपकी भागीदारी बिल्कुल है ही नहीं। कांसी राम ने कहा था जिसकी जितनी भागीदारी उतनी बिल्कुल हिस्सेदारी, भागीदारी कह लो, हिस्सेदारी कह लो, ना आपकी मीडिया में है, ना आपकी कॉर्पोरेट इंडिया में है, ना आपके प्राइवेट सेक्टर में है, ना आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है, ना आपके प्राइवेट एजुकेशन में, कहीं भी नहीं है आपकी। सर अगला क्वेश्चन मेरा यही था कि सर प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं है, ना हमारी भागीदारी है क्या? हाँ, तो मेरी थिंकिंग है कि सबसे पहले हम ये पता लगाएं कि सिचुएशन कैसी है। तो इसके लिए जाति जनगणना, जिसकी आबादी कितनी है वो सब पता लग जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे, मतलब किसके पास कितना धन है,
और फाइनल इंस्टीट्यूशनल सर्वे, मतलब हिंदुस्तान की कौन सी संस्थाओं में किन लोगों की पकड़ है, कौन नहीं है। ये एक प्रकार से इसको आप एक्सरे कह लो, एमआरआई कह लो, इससे हमें डेटा मिल जाएगा कि सिचुएशन क्या है। और उसके बाद मुझे लगता है कि एक जागरूकता आएगी और लोग कहेंगे हां हमारी भागीदारी है नहीं, और वो बात शुरू होगी। तो मेरे लिए ये जो 3 कदम है, जाति जनगणना, इकोनॉमिक सर्वे और इंस्टीट्यूशनल सर्वे, ये क्रांतिकारी नेक्स्ट स्टेप है। और उसके बाद ये जो आप कह रहे हो रिजर्वेशन कहां तक होगा, कितना होगा, 50% होगा, ज्यादा होगा, ये डिसीजंस आसानी से लिए जा पाएंगे क्योंकि आपके पास डेटा होगा। आखिरी बार मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने एक आप सब यहां जॉब की बात कर रहे हो, प्लेसमेंट की बात कर रहे हो, हमने एक डिसीजन लिया है कि 30 लाख सरकारी नौकरियां आज नरेंद्र मोदी जी ने भरी नहीं है और 15 अगस्त तक हम 30 लाख नौकरियां भरने का काम शुरू कर देंगे। और ये हमारा सरकारी नौकरियां हैं, तो इससे आप जैसे लोगों को रिलीफ मिलेगा। और ये जो पेपर की बात है कि ऑटोमेटिकली मतलब पेपर कैंसिल करने का नया तरीका निकला है कि देखो पेपर लीक हो गया कैंसिल करो, तो इसके लिए हम कार्रवाई कराएंगे, कानून बनाएंगे और जो भी ये ऐसा काम करेगा उसको कड़ी सी कड़ी सजा मिलेगी। और फाइनली जो नया फैशन बना है कि प्राइवेट कंपनीज एग्जाम्स दे रही हैं, चेक करा रही हैं, इसको हम बंद कराएंगे। प्राइवेट कंपनीज नहीं करेंगी, सरकार ये काम करेगी और जो मैंडेटेड इंस्टीट्यूशंस है वही ये काम करेंगे। सर एक और क्वेश्चन बताओ सर, उत्तर प्रदेश में एक पेपर होता है पेट, सर उस पेपर का ना कुछ वैल्यूएशन है ना कुछ है सर, बस पेपर इसलिए एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, उसकी कोई क्राइटेरिया रखी गई है और ना उस पेपर का कोई वैल्यू होता है। हम चाहते हैं कि सर उस पेपर का जो पेपर पास करे उसका कुछ वेटेज दिया जाए नौकरियों में, जिसके जो यूपीएससी पेट के थ्रू नौकरियाँ आती हैं उनमें उनका वेटेज दिया जाए, नहीं तो इस पेपर को ही बंद कर दिया जाए, इसका कोई मतलब नहीं है। तो आप मुझे ये एक नोट दे देंगे इस पे? जी सर। हाँ जी, थैंक यू ब्रदर, अच्छा लगा आपसे मिलकर। नेक्स्ट उष्पेंद्र कुमार, प्लीज आ जाइए स्टेज पे। एक एक करके भैया, इन्होंने मतलब सीक्वेंस बना रखा है, अभी ठहर जाओ, थैंक यू। आपको कर देंगे मगर इनको करने दो पहले। मैं कम समय लेते हुए अपनी बातों को प्रस्तुत कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस और राहुल जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जीरो लेवल पे आकर, ग्राउंड लेवल पे आके के गिग वर्कर्स और जो भी थे जिस व्यवसाय में थे उनके बारे में उनकी व्यक्तिगत राय जानी, उनको क्या क्या दिक्कतें हो रही उसके बारे में जाना। मैंने बीटेक किया है, बीटेक करने के बाद मैंने कोशिश की कि मुझे जॉब मिले, मुझे प्राइवेट जॉब मिली, लेकिन वो कुछ टाइम बाद छूट गई। उसके बाद मैंने अपनी एक टैक्सी निकाली, टैक्सी निकालने के साथ साथ मैंने ड्राइविंग का काम किया। मैं एक ओला उबर में गाड़ी चलाता हूं और स्थिति ऐसी है कि ओला उबर अगर हम दिन में 3,000 रुपए का काम करते हैं तो उसमें से 30% कमीशन ओला उबर ले लेती है। अब हमारे पास अगर 3,000 का काम किया, उसका 30% निकाल दीजिए, उसमें से 800-700 रुपए की सीएनजी लग जाती है और उसमें फिर आपका डेली का उसका मेंटेन एनुअल चार्ज सब मिला के अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास 300 से 300, 350, 400 रुपए की बचत होती है एक दिन में। अब हम ये चाहते हैं कि जैसे ही हमारे पास कांग्रेस सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कि हमारे लिए जैसे कि एक सरकारी प्लेटफॉर्म निकाले, और हम चाहते हैं कि जो ओला, उबर, रैपिडो, इनड्राइव, ये सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनी के बजाय कि सरकार हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे जिससे कि हम इन कमीशन से बच जाएं और हम पूर्ण आज़ादी चाहते हैं। जैसे देश आज़ाद होने से पहले कांग्रेस जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानी जाती है, उन्होंने भी क्या किया, देश आज़ाद होने से पहले कहा कि हमें 2:3 के रेशियो में हमें हिस्सेदारी दी जाए। तो अब हम चाहते हैं कि हम सरकार की से हेल्प से कि हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म उतारे कि जिसपे हमारे पास हम बुकिंग लें, क्योंकि अब हम जो बुकिंग लेते हैं उसमें ये होता है कि जितने भी ड्राइवर्स हैं सभी शोषित हैं, अकेला मैं नहीं, कुछ लोग, सभी लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन उनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ।
तो उसमें ये मानिए कि पहली डिमांड हम कर रहे हैं कि सरकारी प्लेटफॉर्म निकाले। अब हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए जब इतना सोचा गया तो आगे भी जरूर सोचा जाएगा। दूसरी डिमांड है कि उस पर कमीशन जो काटती है ये प्राइवेट कंपनी, ये कमीशन ना काट के उस पर से फिक्स चार्ज काटे कि हमारी ड्राइव लोकल में है या आपका आउट स्टेशन की है। तीसरी डिमांड हम करते हैं कि जब किसानों को केसीसी लोन 3% 4% पे केसीसी लोन दिया जाता है, जब हम बीटेक एमटेक कोई बीएससी एमएससी करने के लिए मजबूरी, किसी का सपना नहीं होता है। मैंने जब बीटेक में एडमिशन लिया तो मेरा भी सपना नहीं था कि मैं टैक्सी चलाऊं, लेकिन मजबूरन जब स्थिति ऐसी आ पड़ी है तो मुझे चलानी पड़ रही है। उसके बाद भी इन कंपनी का कमीशन इतना है कि हम अपनी सर्वाइव लाइफ को अच्छे से नहीं जी सकते। तो मैं आग्रह करूंगा कि जैसे ही सर की कांग्रेस सरकार आए, और मैं चाहता हूं कि हमारे लिए एक ऐप बनाए और उस पर फिक्स चार्ज काटे। हम 3 डिमांड कर रहे हैं, मैं दोबारा से पढ़ देता हूं सभी लोगों के सामने कि सरकार एक सरकारी प्लेटफॉर्म उतारे ओला उबर की तरह पूरे भारत में, ना कि दिल्ली में। दूसरा, उस पर फिक्स चार्ज काटे कि लोकल में जो भी है 5 रुपए 10 रुपए, क्योंकि हमने सरकार को दूसरा उसका बेनिफिट दिया है कि अगर सरकार के ऊपर लोड ना पड़े, हमने उसमें दूसरा रास्ता दिया कि गाड़ी में कोई एडवर्टाइजिंग डिस्प्ले लगवाए जिससे सरकार को बेनिफिट होगा। दूसरी चीज क्या है कि मैं येलो प्लेट गाड़ी की बात कर रहा हूं, व्हाइट प्लेट की बात नहीं कर रहा। जैसे येलो प्लेट गाड़ी हर साल टैक्स देती है और व्हाइट प्लेट 15 ईयर के लिए 1 टाइम टैक्स देती है। तो ये तीसरी डिमांड मैंने आपको बताया कि सीसी लोन की तरह आपका ड्राइवर्स को भी 4% का लोन दिया जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस सरकार हमारी इस मांग को आगे प्रस्तुत करेगी और हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचेगी। थैंक यू। आपको लगता है कि सरकार ऐप बना सकती है? यस सर, पहले पूछो ऐप बनाया है, लेकिन जब प्राइवेट कंपनी आ गई तो उसके वजह से वो उस पर मॉनिटरिंग ना होने की वजह से वो चल नहीं पाया है। जब तक सरकार उसकी मॉनिटरिंग नहीं करेगी किसी भी ऐप की, तब तक वो नहीं चलेगा। वो आपकी कस्टडी, उसमें कोई उसकी मॉनिटरिंग सरकार के हाथ में होनी चाहिए जिससे कि वो प्रॉपर चलता रहे। ठीक है, थैंक यू। अच्छा लगा। सब लोग तो नहीं कर सकते, 1-2 लोग आ जाइए। आप आ जाइए, हाँ आ जाइए। भाई थोड़ा संक्षेप में बोलो। नमस्कार सर, मैं यही कहूँगा कि आपने जो है अपने मैनिफेस्टो में एक चीज़ हमको उसमें नहीं दिखी कि जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हैं वो अपने फीस वृद्धि इतना ज़्यादा कर दिए हैं कि एक गरीब बच्चा अपने बेटों को पढ़ा नहीं सकता है, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है। और आगे चल के वो कैसे जो है, जैसे आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फीस देख लीजिए, 400 वृद्धि फीस हुई है। ये भी एक मुद्दा है कि सभी विश्वविद्यालय ने अपनी फीस में वृद्धि कर दी है। और दूसरी चीज, अगर पढ़े लिखे नेता अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो कैसे होगा? जैसे कि इलाहाबाद छात्र संघ जो है वहां पर आप बहाल करवाएं। मैं आपसे ये कहूंगा, जितने भी विश्वविद्यालय में यूनियन बंद है उसको आप चालू करवाएं। मैं आपसे ये भी आग्रह करूंगा। तो मैं आपसे यही विनती करता हूं कि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय और जो विश्वविद्यालय हैं उसमें यूनियन को अगर आप आगे लेके आएंगे तो जब युवा पढ़ेगा, युवा नेता बनेगा, तो आगे चल के एक अच्छे राजनेता के रूप में अपने देश को चलाने वाले नए नए युवा बाहर आएंगे। बिल्कुल सही, ये सही बात। हाँ ले लो, आ जाओ। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। बोलो। No, we can't do everything. हेलो, we can't do everything. मेरा नाम सिद्धार्थ वेनवंशी, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। ठहर जाओ ना, मैं आप लिख के अपने विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मेरा यही सवाल है कि हम एक दलित परिवार से आते हैं कि मैं एक दलित परिवार से आता हूं कि जो रोड पे बांस के डाली बर्तन बनाने का काम करते हैं। मैं उस परिवार से आता हूं। मैं किसी तरह उस परिवार से उठकर अपने शिक्षा के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला किया
मेरे पिताजी की मतलब उतनी से, मेरे पिताजी अभी दिल्ली में ठेला चलाते हैं, कपड़े का ठेला चलाते हैं, लेकिन मैं किसी भी तरह विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया, लेकिन जो फीस से पहले 1000 थी, अब फीस बीए की फीस पहले 1000 थी, अब फीस 4500 हो गई, और हॉस्टल की फीस पहले 15000 थी, अब 40000 हो गई। अब मैं कैसे उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे पिताजी भी उतना पैसा नहीं दे पाते, तो मैं एक छोटी सी चाय की दुकान लगा के अपना जीवन यापन करता हूँ। कि मेरा यही सवाल है कि जब सरकार बने तो मतलब फीस कम से कम हो, और सारे लोग यूनिवर्सिटी में जो जितने लोग या अदर फीस की कमी हो। और मेरे क्षेत्र का एक सवाल है कि मेरा गांव जिला गाजीपुर और नंदगंज मेरा मतलब क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे मेरी एक चीनी मिल है। चीनी मिल तकरीबन 20 सालों से बंद है। मेरा ये अनुरोध है सर कि वो चीनी मिल चालू हो, ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिले, और जो बंबई दिल्ली जाके कमाते हैं। मैं यूपी में कांग्रेस की सरकार बना दो, चीनी मिल खोल देंगे हम। क्या बात, वहां पे कभी ठीक है, कम You write me the question, I'll answer it. मेरा नाम शीतल है और मैं 2016 से एक उबर ओला, आपने नाम सुना ही होगा, मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ। और सर के पास मैं सवाल इसलिए कुछ अपने लेकर आई थी कि हम 2016 से जो ड्राइविंग कर रहे हैं, मोदी जी ने एक लाइन चलाई थी, बेटी पढ़ाओ, जो कि कहीं भी नहीं है। और आज भी मैं ये कह सकती हूँ कि सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, जो कि अब तक नहीं है। हम महिलाएं घर को करती हैं, बाहर भी करती हैं, और हमारा इतना गंदा शोषण हो रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। कंपनी हमारा शोषण कर रही है, हमारे नेता हमारा शोषण कर रहे हैं। हम नहीं बता सकते हैं कौन अच्छा है कौन खराब है। लेकिन मैंने सर को सुना, सर ने भारत जोड़ो आंदोलन जो शुरू किया, सर ने कर्नाटक और हैदराबाद में सर आपने एक कानून लागू किया, और आपने राजस्थान में भी एक कानून लागू किया। मैं सर से गुजारिश लेके आई हूँ कि वो कानून बनाए नहीं, उसे करके दिखाएं दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में जितनी भी लेडी ड्राइवर हैं उनमें से 70% सिंगल मदर हैं, विडो हैं, और कुछ जो हैं तो अपने हस्बैंड अपनी फैमिली के चलते बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, जो नहीं यहाँ पे प्रॉपर कर पा रही हैं। कंपनी ने बहुत सपना दिखाया कि हम ये करके देंगे, हम वो करके देंगे, हमको आपको मिनिमम बिजनेस देंगे, लेकिन हमें कहीं कोई बिजनेस नहीं मिल रहा है सिवाय शोषण के। हमारा कंपनी शोषण सोते में कर रही है, जागते में कर रही है, ना हम सो पा रहे हैं ना हम जाग पा रहे हैं, और काम की लिमिट तो हमारी बहुत ज़्यादा है। मैं सर से बस यही गुजारिश करना चाहूँगी, आपने कर्नाटका के शेख सलाउद्दीन सर, मैं उन्हीं की यूनियन से हूँ, एक्सपर्ट ड्राइवर, दिल्ली में एक्सपर्ट ड्राइवर सोल्यूशन से हूँ, और पिछले 4 साल से फीमेल ड्राइवर पे काम कर रही हूँ। कंपनी हमारा डाटा बिल्कुल उड़ा देती है। कई लड़कियों ने बताया कि उनसे मेहनत की जाती है सर, लेकिन यहाँ मैं पेश कर सकती हूँ कि कुछ लड़कियों को तो ना तो प्रमोशन मिला, ना इंसेंटिव मिल रही है। कुछ लड़कियों के संग एक्सीडेंट हुए, उनका डाटा उड़ा दिया गया कि नहीं आप ऑन ड्यूटी ही नहीं थे। तो उस कंडीशन में वो लड़कियाँ किसके पास जाए? सरकार के पास, पुलिस स्टेशन में। हमारा कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है, पुलिस स्टेशन भी नहीं सुनती है। हम कितने भी चिल्लाएं, कितने भी आंदोलन करें, कितने भी प्रोटेस्ट करें। मैं कई प्रोटेस्ट कर चुकी हूँ दिल्ली में जंतर मंतर पे। कंक्लूड कीजिए ना, कंट्रोल सर, कंक्लूड खत्म कीजिए, काफी लंबा बोलिए। सर आप बोलिए। नहीं आप बताइए। तो जो कानून हमने कर्नाटक में, तेलंगाना में, राजस्थान में बनाया, वही कानून हम नेशनल लेवल पे बना रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, तो हम दिल्ली में ये कानून नहीं बना सकते हैं। सर हम कोशिश कर सकते हैं आपको सपोर्ट करने की, वो बिल्कुल हम करेंगे, लेकिन हम आपसे भी उम्मीद वही करते नहीं। बट हमारी थिंकिंग है कि ये जो गिग वर्कर्स को बिल्कुल बॉन्डेड वर्कर बना रखा है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और इसको हम बदलेंगे, आपको सोशल सिक्योरिटी दिलवाएंगे, और मेरी सोच है कुछ ना कुछ मिनिमम वेज या कुछ इसमें भी डालना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा अगला प्रोग्राम है
मगर जो भी आपके सवाल हो, ठहर जाइए एक मिनट, जो भी आपके सवाल हो आप लिख के अगर मनीष को दे देंगे, मैं उनके जवाब आपको दे दूंगा। आप सबका हाँ बोलिए। सो वी जैसे राहुल जी ने कमाल जैसे राहुल जी ने कहा है, आपके जो भी सवाल हैं, आपने जो फॉर्म भरा है, सबको जवाब मिलेगा। आखिरी इस कार्यक्रम के बाद आप सबसे संपर्क करेंगे। अभी हम संविधान की शपथ लेंगे। मैं सपना को कॉल करता हूं। हम भारत के लोग, First we are doing this. साथियों, संविधान की शपथ है। आपसे अनुरोध है कि थोड़ा सम्मान दीजिएगा और 1 मिनट संविधान की शपथ लीजिएगा। हम सभी स्टूडेंट्स हैं, तो थोड़ा सा आप डिसिप्लिन बनाए रखें। आप स्टार्ट करो। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, भारत के संविधान, भारत के संविधान और देश के 140 करोड़ और देश के 140 करोड़ लोगों को साक्षी मानकर यह शपथ लेते हैं कि हम आर्थिक और सामाजिक भेदभाव को दूर करने तथा समाज में भाईचारा कायम करने के लिए संघर्ष करेंगे। हम स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों में चलते हुए व्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मान, हक, हिस्सेदारी और राष्ट्र की एकता की रक्षा करेंगे। संविधान की रक्षा के लिए हम आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे। जय हिंद, जय संविधान।